स्टूडेंट्स, दिस इज मी दीक्षा चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले ही मैंने लीगल नोटिस के रिगार्ड में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि आप लीगल नोटिस किस तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हो, किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं यंग एडवोकेट्स या एलएलबी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चीज को इनकलकेट करने की या फिर लीगल ड्राफ्टिंग पे वर्क करने की। बिकॉज लीगल नोटिस एक थोड़ा सा इजियर टॉपिक बन जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लीगल नोटिस फॉर चेक बाउंस, तो ये अपने आप में एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसकी आपको अच्छे से समझ होनी जरूरी है। बहुत ज्यादा डिमांड आए थे मेरे पहले लीगल ड्राफ्टिंग के वीडियोस में भी कि मैम प्लीज चेक बाउंस से रिलेटेड आप एक वीडियो बनाइए। दैट इज वाई आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम समझने वाले लीगल नोटिस किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है चेक बाउंस के केस में। चेक बाउंस यानी सेक्शन नंबर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर कोई पर्सन आपको कोई चेक दे रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट का, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का, आपने वो चेक ले जाके बैंक में प्रस्तुत किया है, यू हैव प्रेजेंटेड दैट चेक टू द बैंक, द एप्रोप्रिएट बैंक। लेकिन जो चेक है वो बाउंस हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज जिस पर्सन ने आपको पर्टिकुलर चेक दिया था उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है। सो देयर आर सर्टेन डेज, देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर टर्म्स जो आपको ध्यान रखनी है एज एन एडवोकेट वाइल ड्राफ्टिंग अ लीगल नोटिस फॉर चेक बाउंस। वी विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ कॉन्सेप्ट कि ये है क्या सेक्शन 138, व्हाट आर द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलिंग सेक्शन 138। हम नोटिस क्या ओरली भी भेज सकते हैं या रिटन नोटिस भेजना जरूरी है, और नोटिस में कितने हद तक क्लैरिटी होनी जरूरी है। सो ये सब हम देखने वाले हैं। एंड देन सब्सिक्वेंटली वी विल टेक अप दिस पर्टिकुलर नोटिस, जो फॉर्मेट है पूरा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, और हम उसको पर्टिकुलरली इस तरीके से डील करेंगे। आप देख सकते हो, दिस इज द पर्टिकुलर नोटिस फॉर्मेट जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे वंस वी नो द पर्टिकुलर थ्योरी। नाउ दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको ये सारी पीडीएफ्स मिलेंगी। मेरा कोई भी यूट्यूब पे सेशन होता है, उनके पीडीएफ सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए जाते हैं, लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ 7 डे लीगल ड्राफ्टिंग बैच, आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हो। 7 डे लीगल ड्राफ्टिंग बैच जिसमें हम सातों दिन जो है पर्टिकुलर बेसिक चीजें पढ़ते हैं। एलएलबी स्टूडेंट्स और यंग एडवोकेट के लिए ये बैच बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लीगल नोटिस के भी बारे में मैं आपको इस पर्टिकुलर बैच में बताती हूँ। उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस भी आपको दिए जाते हैं। एफिडेविट्स, वकालतनामा, प्लेन रिटन स्टेटमेंट, ये सारी चीजें किस तरीके से हम लोग ड्राफ्ट कर सकते हैं, सब कुछ हम 7 डेज में करते हैं। डिटेल के लिए आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे जो है पर्टिकुलरली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के असेंशियल्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जरूरी होते हैं। द चेक वॉज इशूड फॉर डेट और लाइबिलिटी। तो जिस पर्सन ने चेक इशू किया है वो या तो उसने किसी डेट के लिए इशू किया है या लाइबिलिटी। दिस मीन्स द चेक वॉजंट अ गिफ्ट और अ लोन। तो वो चेक एज अ गिफ्ट या लोन नहीं होना चाहिए। अगर आपके किसी रिलेटिव ने, आपके फ्रेंड ने आपको कोई चेक दिया है, एज अ गिफ्ट दिया है वो आपको, और वो बाउंस हो जाता है या फिर इनसफिशिएंट बैलेंस है सामने वाले पर्सन के अकाउंट में, देन सेक्शन 138 विल नॉट अप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज गिवन बिकॉज द पर्सन ओड मनी। ठीक है, तो आपका कुछ पैसा लिया गया था सामने वाले पर्सन के द्वारा, इसीलिए उसने बदले में आपको एक चेक दिया है। ठीक है, तो सेक्शन 138 का फर्स्ट एसेंशियल इज इंपॉर्टेंट। देन इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन टाइम। आपको वो चेक जो है, यू विल नॉट कीप दैट चेक विद यू ऑलवेज, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू प्रेजेंट दैट चेक टू द एप्रोप्रिएट बैंक। आप बैंक को जाके वो चेक प्रेजेंट करोगे तो ही बैंक आपको रिटर्न में पैसा देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने आपको 1 लाख रुपीज का चेक दिया, तो आप उसको बैंक में जाके प्रेजेंट करोगे और बैंक आपके अकाउंट में या फिर आपको कैश, वट एवर मीन्स आप पैसा लेना चाहते हो, आपको 1 लाख रुपीज का अमाउंट दे देगा। अगर आपके फ्रेंड के अकाउंट में पैसा नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है, देन हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 168 के दूसरे एसेंशियल से। द चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन 6 months। ठीक है, और बिफोर द इफ इट एक्सपायर्स, विच एवर इज सूनर, इफ यू मिस दैट विंडो यू आर आउट ऑफ द लक। तो जरूरी है, ज्यादातर चेक का एक वैलिडिटी होता है, चेक पे लिखा हुआ होता है, एंड वी हैव द आरबीआई रूल्स एज वेल कि एक चेक अगर आज इशू किया है तो उसका वैलिडिटी कब तक होगा, अगले 3 महीने तक होगा, अगले 6 महीने तक होगा, या फिर अनलिमिटेड तो वैलिडिटी नहीं हो सकता ना चेक का। तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो भी वैलिडिटी है चेक का,
उसके टाइम लिमिट के अंदर आप जाके उसको प्रेजेंट कर रहे हो। इट बाउंस्ड, ठीक है, मतलब आपके जो फ्रेंड के अकाउंट में बैलेंस था वो इनसफिशिएंट बैलेंस था, 1 लाख रुपी आप विड्रॉ नहीं कर पाए। मेंशंस दैट द बैंक डिडंट पे आउट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स ऑफ सम अदर इशू, ठीक है, तो इनसफिशिएंट बैलेंस या कुछ और इशू की वजह से बैंक आपको वो पैसा नहीं दे पाया। अ डिमांड नोटिस वॉज इशूड। नाउ दिस इज एन एरिया जहां पे हमारा काम शुरू होता है एज एन एडवोकेट, आर वर्क स्टार्ट्स। Now it is very important that the check, if the check has bounced today, अगर आज चेक बाउंस हुआ है तो within a period of 6 months, sorry, within a period of 30 days of discovering the check was bounced, आपको अपने फ्रेंड को नोटिस इशू करवाना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द चेक बाउंस्ड ऑन 1st of March 2026, then you have the period timeline of only 30 days टू गिव नोटिस टू योर फ्रेंड कि यार ये जो तुमने मुझे चेक दिया है वो बाउंस हो गया है क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, प्लीज आप मुझे अदर मीन से पे करें, या वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, इंटरेस्ट भी आप क्लेम करना चाहते हो उसमें, या आपको मेंटल ट्रॉमा हुआ है उसके उसके रेफरेंस में भी आप कुछ बताना चाहते हो, आपको बहुत ज्यादा भारी लॉस हो गया उसकी वजह से, वो भी आप अपने नोटिस में लिखना चाहते हो, तो यू कैन ऐड इट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये टाइम लिमिट याद रखना, 30 डेज के अंडर आपको लीगल नोटिस भेजना होता है, ठीक है। नो पेमेंट वॉज मेड, और ये जैसे ही आपने लीगल नोटिस भेजा है सामने वाली पार्टी को, ही हैज रिसीव्ड दैट लीगल नोटिस ऑन 15th of March फॉर एग्जाम्पल, तो 15th of March से उसको नेक्स्ट 15 डेज मिलेंगे टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन गेट्स 15 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस to pay that particular amount, and if he doesn't pay within 15 days then we can proceed with the legal action। हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, लीगल एक्शन हम जो भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स हैं उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ देयर हैव बीन रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विज़ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और इससे रिलेटेड हमको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, वी कीप ऑन गेटिंग जजमेंट्स। तो अगर आप बैंकिंग या एनआई एक्ट से रिलेटेड एडवोकेट हो, इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको बहुत ज्यादा अकिन रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा रिलेटिंग टू द लेटेस्ट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन सेक्शन 138, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कीप्स गिविंग जजमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, ये जो 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना है एज सेक्शन 138 सेज टू द पर्सन हु हैज, जिसका चेक जिसने दिया है और बाउंस हो गया है, वो नोटिस शुड बी रिटन नोटिस। आप उसको फोन कॉल करके बोल रहे हो, ईमेल कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, दैट इज यू नो कैजुअल मैसेज यू आर सेंडिंग टू हिम, फोन कॉल यू आर गिविंग हिम, आप उसके घर जाके उसको बोल रहे हो, these all means will not be considered as notice। ये सारे नोटिस हम कंसिडर नहीं करेंगे। इट हैज टू बी फॉर्मल रिटन नोटिस, तो फॉर्मल नोटिस होना चाहिए यार। एक फॉर्मल नोटिस केवल एक वकील ही फ्रेम कर सकता है जिसे कानून की अच्छी समझ है और जिसकी लीगल ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी है ना, वही इस नोटिस को फ्रेम भी कर सकता है। तो प्रोफेशनल की जरूरत, हम वकीलों की जरूरत इस स्टेज पे जरूर आती है। इट मस्ट डिमांड पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट। आप जो नोटिस फ्रेम कर रहे हो, जो नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हो, उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि कितना चेक अमाउंट था और उसका आपको पेमेंट चाहिए। आप एडिशनली कोई इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, या आपको कोई भारी नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, कोई मेंटल ट्रॉमा आपको हो गया कुछ अलग, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हो। फॉर इंस्टेंस द केस सुमन सेठी वर्सेस अजय चूरीवाल, where the Supreme Court held that demand notice under the Negotiable Instrument Act is valid even if it includes additional amounts like interests, costs, as long the check amount is separately mentioned। ठीक है, तो ये तो है ही कि आपको अपने ड्राफ्ट में, लीगल नोटिस में, ये जो आप डिमांड ड्राफ्ट भेज रहे हो, इसमें आपको क्लियरली चेक का अमाउंट लिखना है कि भाई हमारा चेक का अमाउंट इतना था, इस वाली डेट को हमने रिसीव किया इस क्लाइंट से, किस पर्पस के लिए आपने रिसीव किया, वो सब तो आपको लिखना है। लेकिन एडिशनली आप इंटरेस्ट और कोई और कॉस्ट भी उस पर लगा सकते हो, लेकिन ये डिफरेंटली आपको
अलग से अलग पैराग्राफ में मेंशन करनी पड़ेगी, तो भी आपका जो चेक लीगल नोटिस है वो बिल्कुल एक वैलिड नोटिस होगा. However, if the notice demands a lump sum exceeding the check amount without specifying the actual check amount, it must be considered invalid. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने चेक आपको 1 लाख रुपीज का दिया है, वो बाउंस कर गया है ना, एंड नाउ इन अ लीगल नोटिस यू आर सेंडिंग अ लीगल नोटिस टू योर फ्रेंड, आप उसमें 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कोई रीजन नहीं दिया, आपने चेक अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया, नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड क्लियरली, this kind of legal notices are invalid. Therefore, framing a good notice, a clear notice with very concise language is very, very important. ठीक है? Simply informing the person that their check bounce isn't enough. ठीक है? केवल आप सामने वाले बंदे को बोल रहे हो आपका चेक बाउंस हो गया, this is not enough. आपको उसे बताना पड़ेगा पूरा डिटेल, चेक बाउंस हुआ, कितने अमाउंट का बाउंस हुआ, पूरा मतलब आप क्या डिमांड कर रहे हो, आप उस अमाउंट को वापस चाहते हो, आप पेमेंट चाहते हो, आप इंटरेस्ट चाहते हो, एवरीथिंग, द रिलीफ दैट यू आर क्लेमिंग, एवरीथिंग शैल बी स्पेसिफाइड इन द notice. Central Bank of India versus MS Saxon Farms. The Supreme Court ruled that a notice containing the phrases "My client shall represent the two checks again, and if they are returned unpaid, the matter will be reported to police. And kindly make the payment if you want to avoid unpleasant action for my client." मतलब मेरा client ये दोनों चेक्स को दोबारा जाके प्रेजेंट करेगा, और अगर इस बार तुम्हारा चेक बाउंस हो गया तो मेरा क्लाइंट जो है FIR लिखवाएगा, पुलिस में रिपोर्ट करेगा. ठीक है, तो अगर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आप नहीं चाहते हैं तो प्लीज मेरे क्लाइंट का पैसा अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखें, जिससे कि मेरे क्लाइंट का चेक जो है वो क्लियर हो जाए. चलिए, लेट अस सी द फॉर्मेट. नाउ आई ऑलवेज सजेस्ट, ये जो ड्राफ्ट्स होते हैं, सी लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका क्वेश्चन यही होता है कि मैम वी हैव सो मेनी ड्राफ्ट्स. ठीक है, हम लोगों के पास इतने ड्राफ्ट्स होते हैं आजकल. जब मैं भी अपने कोर्स में, whoever enrolls in my course, I give 2000 प्लस ड्राफ्ट्स का इसी तरीके का कॉपी मैं उनको देती हूँ, सैम्पल ड्राफ्ट कॉपी देती हूँ, और एडिशनली उन लोगों को, स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी मिलता है. ठीक है, बट लेट मी टेल यू हियर ओनली कि आजकल AI का जमाना भी है. अगर आप ऐसा नोटिस AI को बोलोगे, चैट GPT पे टाइप कर दोगे कि मुझे एक लीगल नोटिस फ्रेम करके दे दो चेक बाउंस के रिगार्ड में, मेरे क्लाइंट का नाम ये है, वो बहुत अच्छा फ्रेम कर देगा. ठीक है, और आप कॉपी पेस्ट करके उसको भेज दोगे. बट सी, एन एडवोकेट्स नॉलेज एंड माइंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट ऑल, इवन बाय AI. और ये चीज आपको जो है समझनी पड़ेगी. आप AI से, चैट GPT से हेल्प ले सकते हो, असिस्टेंस ले सकते हो, लेकिन टोटली वहां से चीजें कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. अगेन वी हैव लॉट ऑफ ड्राफ्ट्स, हर जगह ड्राफ्ट्स अवेलेबल हैं, सैम्पल ड्राफ्ट्स. लेकिन अगर मैं इसी ड्राफ्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यूज करने लगूं, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ गुड लीगल प्रैक्टिस ऑन माई पार्ट एज एन एडवोकेट. क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी एडिशनल चीजें लिखनी पड़ेगी, बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें भी लिखनी पड़ेगी, कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें जो मेरे क्लाइंट से ही रिलेटेड है. ठीक है, तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए नेवर कॉपी अ सैम्पल ड्राफ्ट और नेवर कॉपी अ ड्राफ्ट फ्रॉम चैट GPT और अदर AI प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, ऑलवेज अप्लाई योर ब्रेन्स, उसमें आप हेल्प ले सकते हो. दिस इज फॉर योर हेल्प, बट दिस डजंट मीन दैट कि आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है. सिमिलरली अपने सीनियर्स से व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन ड्राफ्ट्स, अगर आप फॉर एग्जांपल लीगल नोटिस फ्रेम कर रहे हो, आप प्लेंट फ्रेम कर रहे हो, हमेशा अपने सीनियर्स से हेल्प मांगिए, अपने सीनियर्स से उनके प्लेंट मांगिए, उनके लीगल नोटिस मांगिए, उन ड्राफ्ट्स को गो थ्रू कीजिए. कभी कभी क्या होता है, लीगल प्रैक्टिसेस इन वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल प्रिवेल समवट, डिफर समवट. ठीक है, जो भी प्रिवेल होता है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ठीक है, तो वो चीजें, वो डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए कि ओके, इफ आई हैव सीन कि लीगल नोटिस इस तरीके से ड्राफ्ट होता है, लेकिन मेरे जो इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इन द हाई कोर्ट वेयर आई प्रैक्टिस, वहां पे थोड़ा सा ये वाला माइन्यूट चेंज है, तो मुझे अपने ड्राफ्ट में इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, सो ऑलवेज डू दैट. यहाँ पे देखिए, चेक बाउंस नोटिस, यहाँ पे आपको बोल्ड में लिखना है, इसको अंडरलाइन भी करना होता है. ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे कि पूरा आप इसको थोड़ा सा वन लाइनर बनाने की कोशिश करोगे कि चेक बाउंस और किस मैटर में चेक बाउंस हुआ है, थोड़ा सा वो आप पूरा ऐसा
1 लाइन या 1.5 लाइन में ऐसे बोल्ड में अंडरलाइन करके शुरुआत में आप हेडिंग दे देंगे, ठीक है। सो ऑलवेज गिव अ हेडिंग टू योर लीगल नोटिस। यहाँ पे आप जिस भी पार्टी को भेज रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सुनील है, राहुल है, कोई कंपनी है जिसने आपको चेक दिया था, या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, आप उसका यहाँ पे नेम लिखोगे। उसका एड्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है मेंशन करना, फोन नंबर भी आप उसका यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे, वट एवर डेट यू आर ड्राफ्टिंग दिस लीगल नोटिस। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ द चेक, ठीक है। सो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा, कंसाइज होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। डियर सर और मैडम, तो अगर हम किसी कंपनी को भेज रहे हैं, हम उसके मैनेजर या सीईओ को भेज रहे हैं, वी नो द जेंडर ऑफ दैट पर्सन, तो हम सर लिख देंगे, मैडम लिख देंगे। बट इन सर्टेन केसेस वी डोंट नो कि जेंडर क्या है उस पर्सन का, इन दैट केस हम सर मैडम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज अ लीगल नोटिस ऑलवेज स्टार्ट्स विद दिस पर्टिकुलर लाइन, अंडर इंस्ट्रक्शन एंड अथॉरिटी फ्रॉम माय क्लाइंट, कि whatever I am sending as an advocate, whatever notice I am sending to you, it is under the instructions as well as authority of my client, और मेरे क्लाइंट का नाम ये है। We serve upon you the following legal notice and hereby we are serving the following legal notice. Let me zoom out more so that आपको और clear दिख सके। Alright, और आप फिर क्या करेंगे उसके बाद, you will keep on writing in a paragraph numbering basis, ठीक है। पैराग्राफ्स में आप अपना पूरा लीगल नोटिस फ्रेम करोगे और नंबर भी करोगे उसको, हर पैराग्राफ को नंबर करोगे। तो ये अभी 2-2 लाइन के आपको पैराग्राफ दिख रहे हैं, बट आप यहाँ पे अपनी डिटेलिंग्स ऐड कर दोगे तो एटलीस्ट एक पैराग्राफ 3 से 4, 5, 6 लाइन्स तक का हो सकता है, ठीक है। दैट माई क्लाइंट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप अपने क्लाइंट का नाम बताओगे। कोई पर्सन है, आपका क्लाइंट राहुल है, राहुल का नाम बताओगे, ही इज द रेजिडेंस ऑफ दिस एंड उसका ये काम है, ये काम करता है। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्टरी पार्ट दोगे अपने क्लाइंट के बारे में, ठीक है। फिर आप धीरे से नीचे आओगे दूसरे पैराग्राफ पे और आप बताओगे कि ऐसी क्या सिचुएशन अराइज हुई कि आपके क्लाइंट को चेक मिला सामने वाली पार्टी से, उन दोनों का क्या रिलेशन था, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे नीचे प्रोसीड करोगे, क्रोनोलॉजिकल मैनर में जाओगे और आप बताओगे कि किस तरीके से चेक प्रेजेंट किया और बाउंस हो गया। सारे डेट्स, सारी अमाउंट बहुत ज्यादा क्लियरली स्पेसिफाई करने की जरूरत है। और अगर आप लिख रहे हो कि 1 लाख रुपीस का हमारा चेक था, तो आप ऐसे नंबर्स में तो लिखोगे, लेकिन आप अल्फाबेटिकल मैनर में भी लिखोगे 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो अगर कोई भी अमाउंट है उसको आप नंबर्स में और इस तरीके से लेटर्स में, दोनों तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो दिस माय क्लाइंट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर पार्ट्स, एक्सेसरीज ऑफ द नेम डैश हैविंग ऑफिस एट डैश, ठीक है। तो मैंने अपने क्लाइंट के बारे में बता दिया। मेरा क्लाइंट जो है एक प्राइवेट कंपनी है, कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स का काम करता है और उसका हेड ऑफिस यहाँ पे है। दैट इन द ईयर, इस वाले साल में, you have approached my client through email communication of your employee dash to purchase dash for your office. Subsequently you have issued purchase order dated amounting to dash rupees. तो आपने इस वाले ईयर में 2025 में, 2026 में, 2024 में डेट भी स्पेसिफाई करोगे, अपने ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर ऑर्डर किया था। If that you have promised our client to pay cost of the product in the form of current dated check as mentioned in the परचेज ऑर्डर, और आपने प्रॉमिस किया था कि आप जो पेमेंट करने वाले हो वो चेक के मोड से करोगे, माध्यम से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपने इस तरीके से प्रॉमिस किया दैट आवर क्लाइंट हैड रिसीव्ड ऑन योर प्रॉमिस एंड एज योर इंस्ट्रक्शन बाय यू डिलीवर्ड द डैश एट योर ऑफिस डैश वाइड इनवॉइस नंबर एंड डेट, ठीक है। और मेरे क्लाइंट, एज एन एडवोकेट आप सारी बातें बता रहे हो, तो आप माय क्लाइंट ऐसे कर सकते हो, आर क्लाइंट वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपके प्रॉमिस पे, आपके यकीन पे, आपके चेक पे, वैसे तो देखिए जनरली क्या होता है, शॉपकीपर्स क्या करते हैं, अगर आप शॉप पे कुछ चीज खरीदने जा रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो शॉपकीपर बोलेगा कि ओके, हम आपका लैपटॉप, आपको इनवॉइस दे देते हैं, लैपटॉप हम अपने पास रख रहे हैं, कल हम लोग चेक क्लियर करवा लेंगे, जैसे ही चेक क्लियर होगा तो आप डिलीवरी ले लेना, ठीक है। तो जनरली ऐसे होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हमने चेक ले लिया, मेरे क्लाइंट ने चेक ले लिया और आपको कंप्यूटर दे दिया।
लेकिन ऐसे केस में आप पे ट्रस्ट किया गया, आपका जो है मेरे क्लाइंट ने आपके प्रॉमिस को मानते हुए आपको लैपटॉप डिलीवर कर दिया, और आपने बदले में यू हैव इशूड चेक नंबर दिस, जिस पे ये डेट पड़ी हुई थी इस अमाउंट का, बदले में आपने ये चेक इशू करा। चेक का पूरा डिटेल आप बताओगे, कौन से डेट को इशू हुआ, कितने अमाउंट का इशू हुआ, चेक नंबर क्या है, एवरीथिंग यू विल स्पेसिफाई योर, ठीक है। That the aforesaid check number dated dash for rupees was presented by our client to bankers, that is dash. तो मेरे क्लाइंट ने 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 महीने बाद, वट एवर द डेट इज, मेरे क्लाइंट ने इस डेट को जाके बैंक में आपका चेक प्रेजेंट किया, और बैंक का नाम, बैंक की डिटेल आप बताओगे। आर क्लाइंट शॉक एंड सरप्राइज द सेड चेक हैड बीन डिसऑनर्ड बाय योर बैंकर्स विद द रीजन फंड इनसफिशिएंट which was intimated to our client by their dash through their check return memo dated dash। तो मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा शॉक हुआ, उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि जो चेक आपने उसे दिया था, उसने प्रेजेंट किया, आपकी बैंक ने वो वापस कर दिया ये बोल के कि आपके अकाउंट में चेक इनसफिशिएंट है। That thereafter, in spite many telephonic reminders by my client, you failed to make the payment। मेरे क्लाइंट ने आपको बहुत बार फोन पे भी बोला, उसने मल्टीपल मैसेजेस आपसे करे कि भाई आपका चेक डिसऑनर हो गया, हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, आपको एक लेटर, एक पोस्ट भी भिजवाया, वट एवर जो भी किया है मेरे क्लाइंट ने, मैं लिखूंगी यहाँ पे पैसा लेने के लिए, मांगने के लिए, लेकिन आपने वो सारी चीजें इग्नोर कर दी। ये सबके बावजूद भी आपने क्या किया, आपने मेरे क्लाइंट का जो अमाउंट है वो नहीं दिया। That it is now clear that you have had dishonest intention at the time of purchasing that from my client and received my client to the tune of dash। तो इससे साफ पता चलता है कि आपने जो मेरे क्लाइंट से परचेजेस करी कंप्यूटर्स की, उस टाइम ही आपको पता था कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, और आपका जो इंटेंशन था वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, मेरे क्लाइंट के साथ छल कपट करने का इंटेंशन था, ठीक है। My client states that you have issued the above check only with an intention to cheat our client which amounts to offense punishable under 138 of negotiable instrument। जो आपने किया है वो टोटली चीटिंग है चेक के माध्यम से, और ये सेक्शन 138 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक सेपरेट ऑफेंस है, ठीक है। अंडर द सर्कमस्टांसेस वी कॉल अपॉन यू टू पे रुपीज दिस विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। तो अब हम आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं कि आपका जो भी अमाउंट है, चेक अमाउंट है, इतने 1 लाख रुपीज का चेक है, आप उसको 15 दिन के अंदर पे कर दीजिए एज यू रिसीव दिस नोटिस from the date of receive this notice, failing which our client will be constrained to take legal action against you in a court of law for an offense punishable under 138, for which you will be liable for all the costs and consequences। अगर आपने ये जरूरी हमें लिखना होता है, अगर आपने 15 डेज के अंडर हमारा जो है हमारे क्लाइंट का पैसा रिटर्न नहीं किया, चेक आपने क्लियर नहीं करवाया, या फिर किसी और मीन से आपने हमारे क्लाइंट का पैसा नहीं दिया, तो हमें आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना पड़ेगा सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। और जितना भी मेरे क्लाइंट का पैसा लगेगा, कोर्ट फीस लगेगी, या जो भी खर्चा होने वाला है, वो आपके पॉकेट से ही निकलवाया जाएगा, ठीक है। दिस इज विदाउट प्रेजुडाइज टू ऑल अदर लीगल राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल। दिस इज ऑल्सो समथिंग, ये जो हमको हर लीगल नोटिस में एंड में मेंशन करना ही होता है, कि ऐसा नहीं है कि हमने अगर इसमें कुछ अगर हम मेंशन करना भूल गए लीगल नोटिस में, तो वो लीगल एक्शन हम आपके अगेंस्ट या कुछ हम वो एक्शन नहीं ले सकते। वी कैन टेक अदर एक्शंस एज वेल, जो भी हमें लॉ के तहत मिले हुए हैं। यू आर लाइबल टू पे अ सम ऑफ डैश एज नेसेसरी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ सेंडिंग द प्रेजेंट लीगल नोटिस। तो ऐसा भी होता है कि आप एडिशनल चेक का अमाउंट तो आपने मांग ही लिया है ऊपर, आप उस पर इंटरेस्ट भी मांग सकते हो कि हमें 10% का इंटरेस्ट भी चाहिए, हमें अमाउंट जो है 6 महीने पहले मिल जाना चाहिए था 1 लाख रुपीज, लेकिन नाउ आई वांट द इंटरेस्ट ऑल्सो, क्योंकि पिछले 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट चाहिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी आप एडिशनली ये भी क्लेम कर सकते हो कि जो मेरे क्लाइंट ने आपको लीगल नोटिस भेजा है, मेरे क्लाइंट ने वकील हायर किया लीगल नोटिस फ्रेम कराने के लिए, तो उसका इतना पैसा लगा है 30,000 रुपीज और 50,000 80,000 रुपीज वट एवर, तो ये अमाउंट भी आपको एडिशनली हमें देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ दिस लीगल नोटिस, दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी, जो आपको मेंशन करना है कि इस लीगल नोटिस की कॉपी मैंने अपने चेंबर में भी रख ली है, अपने ऑफिस में रख ली है, जिससे कि फर्दर रिक्वायरमेंट हो, सिविल सूट हमें अगर करना पड़े, कोई क्रिमिनल सूट करना पड़े, आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना पड़े, तो हमारे पास लीगल नोटिस एक हमारे चेंबर में भी रखा है, हमारे ऑफिस में भी रखा है।
देन आप अपना यहाँ पे एडवोकेट अपना यहाँ पे सिग्नेचर या जो भी स्टैम्प होता है उसको यहाँ पे पर्टिकुलरली कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर द लीगल नोटिस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये पूरा, इसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ द थिंग्स जो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। दिस इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख के आप सेक्शन 138 पे लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए महारत हो गए हो। हाँ, दिस इज अ टॉपिक जो बहुत ज्यादा कोर्ट्स में आता है, क्योंकि चेक बाउंसेस जो हैं वो आए दिन होते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ एरिया जो आप पर्टिकुलरली जिस पे वर्क कर सकते हो, और आप इन छोटी छोटी चीज़ों से अर्न बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप इन पे अच्छे से पर्टिकुलरली वर्क करें, ठीक है। अगेन आर 7-day लीगल ड्राफ्टिंग बैच जो है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। उसमें मैं आपको लीगल नोटिस, रिप्लाई लीगल नोटिस के, लीगल नोटिस आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी देती हूँ, चेक भी करती हूँ क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपने क्या लीगल ड्राफ्टिंग में गलती करी है वो सब फिगर आउट करके बताती हूँ। एफिडेविट वकालतनामा किस तरीके से फाइल करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, और प्लेन रिटन स्टेटमेंट, बेल एप्लीकेशन, एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम जो है 7 days के कोर्स में कंप्लीट करते हैं। अगर आप एक बिगनर हो, LLB स्टूडेंट हो, यंग एडवोकेट हो, दिस इज द बैच विच इज वेरी वेरी सूटेबल फॉर यू। एडिशनली आपको कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, प्लस यू गेट 2000 प्लस सैम्पल ड्राफ्ट्स लाइक आई शोड यू राइट नाउ, बहुत सारी चीज़ों के, अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के। एंड पर्टिकुलरली द फी इज 3000 रुपीज़, लेकिन जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो आपके लिए 2200 रुपीज़ का है फिलहाल के लिए, बिकॉज होली ऑफर जो है दैट इज गोइंग लाइव फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। दैट इज, थैंक यू सो मच गाइज।